नमस्कार, मैं हूँ विनीत। आज है 15 जून और दिन है सोमवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। पंजाब मेल को पलटाने की साजिश नाकाम, ट्रैक पर मिला 50 किलो लोहे का चौखट। नोएडा में बनेगी युद्धक ड्रोन फैक्ट्री, बदलेगा भविष्य का युद्ध। चूका में बाघ ने सैलानियों को दौड़ाया, वीडियो वायरल। राम मंदिर के 2 कर्मचारी रडार पर कम वेतन में खरीदी करोड़ों की जमीन। और यूपी में जून के अगले सप्ताह में हल्की बूंदाबांदी के आसार। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। यूपी ने पहली बार 2 लाख करोड़ का निर्यात पार किया। उत्तर प्रदेश ने निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात दर्ज किया है। राज्य का कुल निर्यात 2.01 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.16% अधिक है। इसके साथ ही देश के कुल निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी बढ़कर 5.2% हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, हस्तशिल्प, रेडीमेड गारमेंट्स और ओडीपी योजना इस उपलब्धि के प्रमुख आधार रहे हैं। खास बात यह है कि समुद्री तट न होने के बावजूद उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा और लैंडलॉक राज्यों में नंबर 1 निर्यातक राज्य बन गया है। कानपुर में बनी AK-203 का ऑल वेदर ट्रायल शुरू। भारतीय सेना के लिए तैयार की जा रही स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल अब ऑल वेदर ट्रायल के अहम चरण में पहुंच गई है। कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में निर्मित इस राइफल को अत्यधिक ठंड, भीषण गर्मी, धूल, बारिश, नमी वाले इलाकों में परखा जा रहा है। सेना 1 साल के अलग अलग मौसम में इसके प्रदर्शन, सटीकता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करेगी। बताया जा रहा है कि AK-203 1 मिनट में 600 राउंड फायर कर सकती है और भविष्य में इंसास राइफल की जगह लेगी। पंजाब मेल को पलटाने की साजिश नाकाम। लखनऊ में पंजाब मेल ट्रेन को डिरेल करने की कथित साजिश समय रहते नाकाम हो गई। कैंट क्षेत्र के दिलकुशा ब्लॉक हाट के पास रेलवे ट्रैक के करीब 50 किलो वजनी लोहे का चौखट रखा मिला। सतर्क लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि चौखट इंजन में फंस गया। घटना के बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है। जेवर एयरपोर्ट की पहली उड़ान से लखनऊ जाएंगे किसान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही जमीन देने वाले किसानों को विशेष सम्मान दिया जाएगा। 15 जून को एयरपोर्ट से शुरू होने वाली पहली उड़ान में 172 किसानों को लखनऊ ले जाया जाएगा, जहां उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। सरकार का कहना है कि किसानों के सहयोग के बिना यह महत्वाकांक्षी परियोजना संभव नहीं हो पाती। जेवर एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल होने जा रहा है। टीबी मुक्त अभियान के लिए 26,000 गाँव चिन्हित। उत्तर प्रदेश में टीबी उन्मूलन अभियान को तेज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने उच्च जोखिम वाले गांवों पर विशेष फोकस किया है। प्रदेश के 26,000 से अधिक संवेदनशील गांवों में विशेष निगरानी और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया और कुशीनगर जैसे जिलों में आयुष्मान शिविर लगाकर लोगों की जांच और जागरूकता बढ़ाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित घोष ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को अभियान की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। फर्जी जनसेवा केंद्र चलाने वाले बाप बेटे गिरफ्तार। मेरठ में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी जनसेवा केंद्र के आड़ में पहचान पत्रों का दुरुपयोग करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों आधार कार्ड, वोटर ID और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों के नाम पर बैंक खाते और डेबिट कार्ड खुलवा रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, बैंकिंग दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की है। मामले में गिरोह का एक अन्य सदस्य अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। यूपी में 15, 18 और 19 जून को बूंदाबांदी के आसार। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हालिया बारिश और तेज हवाओं से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हालांकि व्यापक और भारी बारिश की संभावना फिलहाल कम है। 15, 18 और 19 जून को कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी या छुटपुट बौछारें पड़ सकती है। हाल की वर्षा के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है, लेकिन बीच बीच में बादल और हल्की बारिश लोगों को राहत देती रहेगी। DLED प्रवेश के लिए 15 जून से आवेदन। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए DLED 2026 प्रवेश प्रक्रिया
कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। अभ्यर्थी 8 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी। डीएलएड पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश का प्रमुख माध्यम माना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें आवेदन करते हैं। बिजली चोरी रोकने को घर घर पहुंचेगी टीम। मुरादाबाद में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए बिजली विभाग बड़े अभियान की तैयारी कर रहा है। विभाग की विशेष टीमें घर घर जाकर जांच करेंगी और संदिग्ध कनेक्शनों की पड़ताल करेंगी। अधिकारियों के अनुसार जिले में प्रतिदिन करीब 2.78 लाख रुपए और महीने में लगभग 83 लाख रुपए की बिजली चोरी हो रही है। इस नुकसान को रोकने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिजली विभाग का मानना है कि चोरी की वजह से राजस्व को भारी नुकसान होता है और इसका असर ईमानदार उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में सड़क निर्माण परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून से पहले लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। साथ ही वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में आवश्यक सड़क परियोजनाओं की पहचान कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। राम मंदिर चढ़ावा मामले में 2 कर्मचारी रडार पर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की धनराशि को लेकर उठे सवालों के बीच 2 कर्मचारियों की संपत्तियां जांच के दायरे में आ गई। आरोप है कि 18 से 20 हजार रुपए मासिक वेतन पाने वाले इन कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए की जमीन और प्लॉट खरीदे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आई संपत्तियों के बाद मामले की पड़ताल तेज कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारी मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त चढ़ावे की गिनती से जुड़े कार्यों में तैनात थे। मामले के सामने आने के बाद वित्तीय लेन देन और संपत्ति के स्रोत की जांच की जा रही है। नोएडा में बनेगी युद्धक ड्रोन फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भविष्य के युद्धों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और आने वाले समय में ड्रोन तकनीक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। बाराबांकी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि नोएडा में युद्धक ड्रोन तकनीक विकसित करने और ड्रोन निर्माण के लिए बड़ी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हनुमान मंदिर के चढ़ावे में मिले नकली नोट। प्रयागराज के श्री हनुमत निकेतन मंदिर के दान पात्रों से नकली नोट मिलने के बाद प्रशासन और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बैंक में चढ़ावे की राशि जमा करने के दौरान 500 से 200 रुपए के कुछ नकली नोट पकड़े गए। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने जांच शुरू करा दी है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में मंदिर का संचालन जिला प्रशासन की निगरानी में किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नकली नोट दान पात्र तक कैसे पहुंचे और इसके पीछे किसी संगठित गतिविधि का हाथ तो नहीं। छोटे कारोबारियों के लिए नई सोच की जरूरत। अखिलेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में आयोजित विजन इंडिया संगोष्ठी में छोटे व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि जब तक व्यापारी और कारोबारी वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक देश वास्तविक खुशहाली की ओर नहीं बढ़ सकता। अखिलेश ने छोटे कारोबारियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता जताई और कहा कि आर्थिक विकास का आधार स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को मजबूत करना होना चाहिए। नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी का राष्ट्रव्यापी अभियान। पेपर लीक भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। पार्टी ने घोषणा की है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी। इसके बाद प्रयागराज, पटना तथा दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। 8 साल से गायब चार्जशीट पर उठा सवाल। कानपुर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। एक धोखाधड़ी मामले की चार्जशीट एसीपी कार्यालय और महाराजपुर थाने के बीच कथित रूप से गायब हो गई, लेकिन 8 वर्ष तक भी उसका पता नहीं चल सका। पीड़ित पक्ष ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो अलग अलग जवाब सामने आए। मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली और रिकॉर्ड प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित ने मुआवजे की मांग भी की है। कानपुर की शत्रु संपत्तियां होंगी नीलाम। कानपुर में 5 शत्रु संपत्तियों की नीलामी की तैयारी शुरू हो गई है।
इन संपत्तियों को शत्रु संपत्तियां इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत पाकिस्तान विभाजन और बाद के युद्धों के दौरान जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे या पाकिस्तान की नागरिकता ले चुके थे, उनकी भारत में बची संपत्तियों को कानून के तहत शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। ऐसी संपत्तियों का प्रबंधन भारत सरकार के कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के पास होता है। करीब 1922 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए आंकी गई है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, 17 घायल। नोएडा एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जब फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 17 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बस चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया। दुर्घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य आरंभ किया और घायलों को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। 17 साल से फरार बांग्लादेशी एटीएस के हत्थे चढ़ा। उत्तर प्रदेश एटीएस और पुलिस की संयुक्त टीम ने 17 वर्षों से फरार चल रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह लगातार अपनी पहचान तथा ठिकाने बदलकर एजेंसियों से बचता रहा। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति बांग्लादेश के बांदरबन क्षेत्र का निवासी है और भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग पहचान के साथ रह रहा था। हाल के दिनों में वह पंजाब क्षेत्र में सक्रिय था। लंबी निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। गोंडा बैंक घोटाले में 69 लोगों पर एफआईआर। गोंडा बैंक में इंडियन बैंक एम्प्लॉयज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित गबन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट के आदेश पर 69 पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि वर्षों तक फर्जी वित्त वितरण, दस्तावेजों में हेराफेरी और वित्तीय अनियमितताओं के जरिए करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार मूल गबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक का है, जो ब्याज सहित करीब 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जीडीए में नक्शों की जांच करेगा एआई बॉट। गोरखपुर विकास प्राधिकरण भवन मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया को और सरल तथा पारदर्शी बनाने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत आवेदक आवेदन करने से पहले एआई आधारित बॉट के माध्यम से अपने मानचित्र और दस्तावेजों की जांच कर सकेंगे। एआई बॉट तुरंत बताएगा कि आवेदन में किस प्रकार की कमी या त्रुटि है, जिससे फाइलों के बार बार लौटने की समस्या कम होगी। अधिकारियों के अनुसार इससे मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया तेज होगी और आवेदक का समय और खर्च दोनों बचेंगे। आने की जमीन पर मस्जिद को नोटिस। मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने एक धार्मिक ढांचे को लेकर विवाद सामने आया। प्रशासन की जांच में थाने की 4 दीवारी के भीतर स्थित भूमि पर निर्माण होने की बात सामने आने पर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने 7 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। वहीं मस्जिद प्रबंधन का दावा है कि यह ढांचा करीब 200 वर्ष पुराना है और वे कानूनी विकल्पों का सहारा लेंगे। मामले को लेकर राजस्व और पुलिस विभाग की रिपोर्टों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्षों को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी चल रही है। पंचायती राज विभाग इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है क्योंकि अगले महीने इन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। बताया जा रहा है कि विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और नियमों के अनुसार इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल सकेंगे। चूका में बाघ ने सैलानियों को दौड़ाया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के चूका पर्यटन क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पानी में मौजूद एक बाघ अचानक सैलानियों की ओर बढ़ने लगा। बाघ को दूसरी तरफ आता देख पर्यटक घबरा गए और शोर मचाने लगे। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद बाघ वापस लौट गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। हाल के दिनों में चूका में बाघों की गतिविधियां बढ़ी है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है। राम मंदिर विवाद में पीएमओ की एंट्री। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विवाद के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की सक्रियता की चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पीएमओ से जुड़ा एक पत्र सौंपा, जिसके बाद दोनों के बीच बंद कमरे में महत्वपूर्ण बैठक हुई। चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं और मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है।
हालांकि ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक रूप से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। घटनाक्रम के बाद पूरी मामले पर निगाहें और अधिक केंद्रित हो गई हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।